गुल्म क्यों? इसका एक कारण है कि आयुर्वेद की कुछ स्ट्रेंथ एरिया है और कंटेम्परेरी मेडिसिन है उसका एक वीकर एरिया है। वो क्या है कि वात एक ऐसा फैक्टर है जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से समझा गया है, चाहे हम नहीं समझें लेकिन आयुर्वेद ने समझा उसको। और वात एक ऐसा फैक्टर है जो मशीन ने समझा नहीं। लेबोरेटरी जो है वो वात को किसी भी तरीके से अभी तक एक्सपोज नहीं कर पाया है, उसको परसीव नहीं कर पाया है, उसका जो कंसेप्ट है वही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? कि वो अव्यक्त है। और हम कहते हैं कि वात ही सब कुछ है। पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, या सर्वा वात कृता क्रिया सर्वा ही चेष्टा वातेन सर्वा वात कृता क्रिया तेनैव रोगा जायन्ते। वात से ही सारे रोग होते हैं। अब जिस चीज को मशीन पकड़ नहीं सकती है, आप भी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, उसका विड्थ और डायमेंशन नहीं ले सकते हैं, उस चीज़ को कैसे समझेंगे? तो उस चीज़ को समझाने के लिए ही मैंने आज एक एग्जाम्पल लिया है जो बहुत ही मुश्किल सा एग्जाम्पल है। यू आर डेली सीइंग द थाउजेंड्स ऑफ द पेशेंट्स इन योर ओपीडी, डेली thousands of the patients, 2-3,000 patients. It means in many institutions, nearly 1 million patients are daily coming. But unfortunately, I am sure no one has documented any single case from the Gulm because he could not understand what is Gulm. उसको दूसरे दूसरे नाम दे देंगे हम, उसको कैंसर बता देंगे, उसको एब्सेस बता देंगे, उसको पेरेन्काइमल डिजीज बता देंगे, उसको उदावर्त बता देंगे, लेकिन गुल्म हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि गुल्म को अंडरस्टैंड नहीं किया हमने। किया है क्या तुम लोगों के? हाँ, देखना तुम अपनी, अगर तुम्हारे पास में लिस्ट हो कि डेली कितने पेशेंट आते हैं, उसमें कितने पेशेंट गुल्म के आए। या तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई गुल्म का पेशेंट देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि देखते हैं हम, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि इज गुल्म, क्योंकि हम समझे नहीं गुल्म क्या। गुल्म एक ऐसी डिजीज है जो अव्यक्त और अनपर्सीवेबल वात को विजिबल बनाती है। विजिबल, परसीवेबल, मेजरेबल, उसका डायमेंशन, उसका विड्थ, लेंथ, सब कुछ गुल्म में बनता है। कैसे बनता है? कि वात के क्या गुण हैं? रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो था विशद खर। तो जो चीज वात है वो वात अपनी प्रॉपर्टी के कारण से वात है ना। वात जो एयर है या विंड है वो वात नहीं है। हमारा जो वात है, जो दोष, वो वात क्या है? हमारा वात, वो हमारा वात ये है कि एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, एनी मटेरियल which is having these particular qualities, that is वात। हमारा वात क्या है? रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर। और ये मेजरेबल नहीं है क्या? कोई कितना रूक्ष है, कोई कितना खर है, कोई कितना क्लीन है, कोई कितना शीत है? आप शीत को मेजर नहीं कर सकते क्या? है? कर सकते हैं ना। तो मेजरेबल तो है वो। आप कहते हैं कि वो वात जिसको महाभूत कहते हैं वो मेजरेबल नहीं है। वो वात जो दोष है वो मेजरेबल है, क्योंकि ये महाभूत वात के गुण नहीं है, ये दोष वात के गुण हैं। ठीक है ना। महाभूत का गुण क्या है? अव्यक्तो व्यक्त कर्माच, है ना। ये वात अभी व्यक्त कर्मा हो रही है, यहाँ ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी देर में इसको हम बंद कर देंगे, गर्म हवा देंगे। ठीक है ना। लेकिन दिख नहीं रहा है, न ठंडा दिख रहा है न गर्म दिख रहा है, लेकिन कर्म व्यक्त है। वो महाभूत वात है। जो दोषगत वात है उसको हमने पहले ही एक मैटर माना,
और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर, जो मॉनिटरिंग मैटर है, जो सबका क्या है कि लीडर है ना, तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उस बात को हम फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल या मटेरियल या केवल मेटा एलिमेंट, ऐसा कैसे, मेटाफिजिक्स, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो उस वात के ऊपर वात व्याधि और वात कला के लिए अध्याय लिख दिया। हमने तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 80 प्रकार के वातज रोग लिख दिए, उसका ट्रीटमेंट लिख दिया, इतने प्रकार के स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आदि उपक्रम लिख दिए। तो जिस वात के बारे में इतना सारा डिटेल हम लिख रहे हैं, तो वो कौन सा वात है और उसके किन गुणों की बात कर रहे हैं? कि ये सारा स्नेहन स्वेदन है किसके लिए? कि रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म सलोथ विशद अक्षर के लिए है। जो पदार्थ इन गुणों वाला है वो वात है, ठीक है ना। जो पदार्थ रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर गुण वाला है वो वात है, ठीक है ना। अब जो रुक्ष होगा वो लास्ट क्या है? खरह, और शुरू क्या है? रुक्ष। अब रुक्ष से खर की एक जर्नी है, एक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। और यही जर्नी गुल्म में बताइए हमें। गुल्म रोग में, अब देखिए गुल्म निकालिए आप अपना, गुल्म निदान निकालिए पहले। यदा ही पुरुषो वातलो विशेषेण, पहली बात तो यह है कि पुरुष की प्रकृति वातल है। एक पेशेंट हु इज प्रीडोमिनेंट टू वात इन हिज फिजिकल एंटिटी, उसकी फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वात है, वो वातल है ना। उसकी बॉडीली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डोमिनेंस है वात का, एक बात। दूसरी बात, यदा ही पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो। दूसरी बात यह है कि इतने सारे डिजीजेज हैं, इनमें से अन्यतमेन, इसके अलावा भी, ऐसा नहीं है कि केवल यही है ना, सीरियल ऑफ द डिजीजेज, उसमें जितने भी डिजीजेज हैं उन डिजीजेज में क्या होता है? धातु क्षय होता है, धातु क्षय होता है ना। डिजीज में क्या होगा? धातु क्षय होगा, और धातु क्षय से वात बढ़ेगा, है ना। कर्षणेन कर्षितो, कर्षणेन, कृष किसको कहते हैं? कृष, क्षयाम और क्षीण, कि जब क्षय हो जाएगा धातुओं का तो उसको क्या कहेंगे हम? कर्षण, कृषता, ठीक है ना। तो कर्षणेन कर्षितो, है ना, सेकंड स्टेज ये है। थर्ड स्टेज क्या है? वातलम आहारम आहारति। वातलम आहारम मतलब जो रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर गुण वाला, अतिरिक्त गुण वाला, इन गुणों की अधिकता वाला जो आहार है वो ले रहा है, ठीक है ना। पहली बात वातल है, दूसरी बात इन धातु क्षीण है, और तीसरी बात यह है कि वो आहार भी उसका वातिक है, ठीक है। अब शीतम व विशेषण अतिमात्रम, अब उसमें भी एक और चीज है कि वो स्तंभ क्यों होता है? वात तो चल है, शीत जो है वो स्तंभ है। तो एक दोष जिसमें एक शीत गुण भी है और एक चल गुण भी है। देखो आप, है रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खरः, तो वो चल भी है और शीत भी है। तो शीत है तो शीत के लिए लिखा है स्तंभयति। जब शीत स्तंभन करता है तो वो चल कैसे होता है?
ये बॉडी जो है वो होमोथर्मल एक टेम्परेचर है। इस बॉडी में जब तक वो टेम्परेचर बना रहेगा तब तक जो सर्कुलेशन रेट है, जो फ्लो रेट है, वो मेंटेन रहेगा, है ना। और जैसे ही ये टेम्परेचर सबनॉर्मल होगा, ये रेट ऑफ सर्कुलेशन जो है वो स्लगिश हो जाएगा। आप देखिए कि ठंड में पानी जम जाता है यार नलों में, है। आपने जिन कंट्रीज़ में कभी गए हों वहाँ -4, 5, 6 डिग्री, तो उसे वो नल खुला रखते हैं कि जिससे वो नल अगर जाम नहीं हो, नहीं तो वो नल जम जाता है, तो सर्कुलेशन ख़त्म। जबकि वहाँ पानी है ना, लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों? कि शीतम स्तंभयति, है ना। इस बॉडी में 1 डिग्री टेम्परेचर भी कम होने पर उसका सर्कुलेटरी रेट जो है, रिदम जो है, वो इफेक्ट होता है ना। इसलिए क्या है कि हम इन सब चीज़ों से बचते हैं कि ठंड में इतने उपाय करते हैं कि खाना भी गर्म, कपड़े भी गर्म, ये भी गर्म, और अंदर एक अंगीठी भी रख लेते हैं। इतना हीटर चारों तरफ लगा लेते हैं। क्यों? इतने उपाय गर्मी में नहीं करते हैं जितने ठंड में करते हैं। क्यों? कि ये बॉडी जो है वो होमोथर्मल है। 98.4, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहना चाहिए, तो ये फिजियोलॉजी है। और ये फिजियोलॉजी, इसके अलावा किसी टेम्परेचर में ये फिजियोलॉजी नहीं है ना। तो चल कब है वो? कि जब ये टेम्परेचर है, और शीत है तो ये टेम्परेचर जो है वो चल नहीं है, वो स्तंभन है। ठीक है ना। तो वायु का स्वाभाविक गुण है चल, क्योंकि वायु जो है वो चलत्वाद वायु। वायु को हम देखते बाहर जो बात है उसको, तो वायु अगर बिल्कुल रुका हुआ है तो हमें वायु का अनुभव ही नहीं होता। वो तो चलने से ही मालूम पड़ता है कि पेड़ के पत्ते हिलते हैं या कब बाल हिल रहे हैं या चल रहा है। तो चलना उसका एक स्वाभाविक गुण है, गति उसका एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन शीत में वो गति स्तंभित होती है। अब गुल्म की बात कर रहे हैं, इसलिए गुल्म में वो शीत इम्पॉर्टेंट है। गुल्म की बात कर रहे हैं ना ये, इसलिए यहाँ पर चल इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ शीत इम्पॉर्टेंट है। शीतम व विशेषेण अतिमात्रम। और अब देखिए कि ये जो जो निदान बता रहा है, ऐसे आपके पेशेंट जो है वो 100% पेशेंट आप देखेंगे तो उसमें 30-40% पेशेंट यही मिलेंगे। उनका कॉन्स्टिट्यूशन वात है, उनको किसी न किसी डिजीज से, कोई न कोई दवा से उनका धातु क्षय हो चुका है, और फिर भी वो वातल आहार लेते हैं। वातल आहार का मतलब कटु तिक्त कषाय रस वाले, है ना, वो लेते हैं, और फिर भी वो बर्फ़ डाल करके पानी पीते हैं, चिल्ड पानी पी रहे हैं या बियर पी रहे हैं, है ना। अब उन लोगों को गुल्म होता है, ये गुल्म की बात कर रहा है। अब अस्नेह पूर्वे व वमन विरेचनम पिबती। वमन विरेचन करना है, लेकिन वमन विरेचन के लिए वो एक मार्ग जो है वो वात के इतने एग्जर्टिव एक्शन के लिए उसको प्रिपेयर भी करना पड़ता है। जिस ऊर्ध्व भाग से या अधो भाग से हमें कोई संशोधन करना पड़ता है, तो उसमें इतना ड्रास्टिक इफेक्ट होने वाला है कि वो क्या है कि किसी भी चीज़ को अंदर से, स्रोतस से कोष्ठ में, और कोष्ठ से फिर बाहर लाएगा। तो उसके लिए उस मार्ग को प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसका प्रिपरेशन का तरीका क्या है? स्नेह, है ना। अस्नेह पूर्वे वा वमन विरेचनम पिबती। इससे क्या होगा? वात बढ़ेगा, है ना। फिर कुछ नहीं होगा, फिर जो संशोधन चाहते हो वो होगा ही नहीं, है ना। क्यों? कि वो वात को वहाँ पर आप एक बार जब कोई चीज़, सड़क बना रहे हो, है ना, तो कोई बाइंडर तो होगा ना उसमें, या
मिट्टी उसमें वैसे ही जुड़ जाएगी। चाहे पानी डालो, उसके बाद में प्रेशर डालो, उसके बाद में आप कोई बाइंडर डालोगे, कोलतार डालोगे, उसमें बाइंडर तो डालोगे। तो ये जो बेसिकली चीज़ क्या है कि उसमें उस रास्ते को सही करने के लिए कोई स्नेह चाहिए, वो बाइंडर है। वो क्या है कि उस स्नेह को, उस रास्ते को, उस मार्ग को उसके लिए प्रिपेयर करने वाला है। क्यों? कि वात रूक्ष है। इसलिए अस्नेह पूर्वक अगर ये करते हैं तो भी बात बढ़ता है। फिर उदीर्णान अनुदीर्णान छर्दीम उदीर्यति, बहुत सारे केसेस में, है ना, बुलिमिया, नर्वोशा, है ना, हम खाना खाते हैं और निकाल देते हैं, अनुदीर्णा व उदीर्यति। या फिर उदीर्णान वातमूत्र पुरुष वेगान निर्वृद्धि, दोनों काम है ना। अनुदीर्ण को उदीर्ण करना, उदीर्ण को रोकना। उसके बाद में अत्यसितो वा पिबति नवोदकम अतिमात्रम, खूब खाना खाया, खूब पानी पिया। कैसा पिया? कि बिल्कुल फ्रेश वाटर, है ना, नवोदक। अति व्यायाम, अति व्यवहाय, मध्य शोक अरुचिर्वा, या फिर अभिघातम, या फिर विषमासन, शयन, आस्थान और संक्रमण, ये निदान बता रहा है वो। और ये निदान जो है वो आगे देखिए आप, इन सारे, चाहे वो वातिक गुल्म है, चाहे वो कफज गुल्म है, चाहे वो श्लेष्मिक गुल्म है, चाहे वो कोई भी गुल्म है, उन सब में तैरेव तो कर्ष नहीं, ये उगता वात गुल्म है। जो वात गुल्म के निदान हैं वो तो स्टैंड करते ही हैं, उसके अतिरिक्त ये निदान और है। तो वात गुल्म के निदान ये हैं। अब चले, वात होता कैसे है? ये वात जो है ये दृश्यमान कैसे होता है, लंप कैसे बनता है, वायु जो है वो मेजरेबल कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। स प्रकुपितो वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य। पहली बात तो यह है कि महास्रोतस में वायु का स्थान एक निश्चित है, लेकिन पूरा महास्रोतस वायु के प्रवेश से अगर हो जाए तो वो जो अवस्था पाक है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, उनका क्या होगा? वो होगा ही नहीं। महास्रोतस का मतलब क्या है? महास्रोतस का मतलब ये है कि जहाँ 3 अवस्था पाक होते हैं। और 3 अवस्था पाक तब होते हैं कि जब मधुराद्यात कफो भावात फेन भूतम उदीर्यते या पित्तम मत्सम उदीर्यते अम्लावस्था पाक में वो प्रक्रिया होगी ही नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि महास्रोतस का जो एनवायरनमेंट है वही चेंज हो गया है ना। वहाँ पर अन्न के जीर्ण या पचन होने की प्रक्रिया जो है वही डिफेक्टिव हो गई है। महास्रोतोनुप्रविश्य रोक्ष्यात, पहली बात तो है कि रूक्ष। अब रूक्ष की जो लास्ट डिग्री है वो है कठिन। ये चीज़ जो है वो आज जब हमने ली थी तब बिल्कुल चिकनी और बढ़िया फर्स्ट क्लास चमक रही थी। धीरे 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 ये रफ होती गई और धीरे धीरे ये हार्ड होती गई और एक दिन ये टूट गई। ये डेथ का ये सिस्टम है ना इसमें, ये जो इस पार्ट में आप फर्नीचर लाते हो, कोई भी फर्नीचर या कपड़ा लाते हो या कोई भी चीज़ लाते हो, वो ऐसे ही मरता है क्या कि पहले वो रफ होता है, फिर वो हार्ड होता है ना, और फिर वो क्रैक हो जाता है। यही होता है ना। तो शरीर में भी ऐसा ही होता है कि पहले वो रूक्ष होगा, फिर वो कठिन होगा, खर होगा, परुष होगा, और फिर वो कठिन होगा, और कठिन होगा तो वो लंप दिखेगा। कठिन का मतलब ये है कि कश्चित केचित स्थास्यते, ठय का मतलब स्थास्यते, कोई चीज़ रुक गई है। जो जो चीज़ रुक जाती है, जो चीज़ चल होनी चाहिए, वो चीज़ अगर रुक जाती है तो उसको कहते हैं कठिन। ठय शब्द जो है
वो स्थास्यति मतलब कोई चीज़ रुक जाने का नाम है, तो वो कठिन हो गई है, हार्ड हो गई है। अब पिंडित हो गई है, अब उसका एक शेप भी बन गया है। कैसा कि उसको आप देख सकते हैं कि ये एक इतनी साइज का लंप है, पिंडित है ना। उसके बारे में आप ये MRI रिपोर्ट देखते हैं ना, तो उसमें MRI रिपोर्ट में इतने mm/, इतने mm, इतने cm/, इतने cm का अर्बुद है। तो वो पिंडित हुआ तभी तो हुआ ना। और पिंडित क्या हुआ? जो द्रव था वो पिंडित हो गया। द्रव था वो पिंडित क्यों हुआ? कि उसमें रूक्षता आई, फिर खरता आई, फिर कठिनता आई, और अब वो पिंडित हो गया। अदरवाइज तो वो सर्कुलेट हो रहा था। वो चीज़ जो आप जिसको कह रहे हैं वो पहले तो सर्कुलेट हो रहा था ना, लेकिन अब वो क्या है कि सर्कुलेट नहीं हो रहा। क्यों? कि अब वो स्पेस ऑक्यूपाइंग हो गया है, SOL हो गया। अब उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। कोई भी द्रव नदी कहीं रुकती है क्या? है? ये शरीर जो है वो एकदम फ्लोइंग रिवर है ना, उसमें कुछ नहीं रुकता है। जब रुकती है तो वहाँ पर उस पानी का में खरता आती है, उस पानी में कठिनता आती है, और उस पानी में फिर पैथोलॉजी बनती है। जब भी कभी पानी चला है तो उसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। स्थिर में जब वो स्थिर होता है तब उसमें पैथोलॉजी बनती है। तो वो जो स्थिर हुआ, जो कठिन हुआ, जो पिंडित हुआ, वो अवस्थानम करोति, है ना, वो लोकलाइज हो गया। जो चीज़ प्रसर होनी चाहिए थी, नाउ दैट इज लोकलाइज, है ना। वाद जो है वो पहले रुक्ष हुआ, फिर इन कारणों से रुक्ष हुआ, इन निदानों से और इसके और सपोर्टिव निदानों से, इसके बहुत सारे एसोसिएटेड निदानों से वो वाद भयानक रुक्ष हुआ। इतना रुक्ष हुआ कि वो कठिन हो गया। कठिन होने के बाद में वो कठिनीभूतम आप्लुत्य। आप्लुत्य का मतलब देखो, इसमें आप्लुत्य का मतलब क्या है? मारुते नेह यस्य शरीरस्य यस्य केवलम आप्लुतम मारुतम मारुते नेह ये शरीरम यस्य केवलम। जिसका शरीर केवल मारुत है, मतलब जिस ऑर्गन का, है ना, जो ऑर्गन बना है, जो बुद्बुद बना है, जो लंप बना है, उसका शरीर जो है वो केवल वायु है। वहाँ पर अब न उसमें फ्लूइड इधर से आ रहा है, न उसमें पचन हो रहा है। वो एक वायु का, आप पानी बहता है उसमें बुदबुद जब बनता है वो कैसा है? वो केवल मारुत है। आप्लुत्य मतलब चारों तरफ से उसने, वायु ने उसको घेर करके एक स्थान पर एक बुलबुला बना दिया, है ना, श्रेष्ठ बना दिया, विद्रति बना दी, ठीक है ना। अब ये आचार्य जो है वो बड़ा स्पष्ट एक शब्द लिखते हैं, आप्लुत्यति व्याप्य कोष्ठमेव। कोष्ठ में पूरा का पूरा कोष्ठ जो है वो वायु का एक केंद्र हो गया। अब ऐसी स्थिति में वो पिंडित जो है उसको हम गुल्म कहते हैं। अब गुल्म का मतलब क्या है? गुल्म का मतलब क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारी शब्द है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड्स हैं इसमें। एक गूढ़ मूल, एक छिन्न मूल, एक महामूल, एक कृतमूल, एक दृढ़ मूल, एक महावास्तु परिग्रह, एक कृतवास्तु परिग्रह, एक अकृत वास्तु परिग्रह। ये इतने सारे शब्द आएंगे इसमें। गूढ़ मूल का मतलब अभी आएंगे, मैं बताऊंगा इसमें गूढ़ मूल शब्द कहाँ आया है, छिन्न मूल कहाँ आया है, महामूल कहाँ आया है ना। तो गूढ़ मूल जिसका हो उसको गुल्म कहते हैं। गूढ़ मूल कहाँ है? पहली बात तो ये है कि ये वातलो विशेषण, यही मूल है उसका।
दूसरी बात यह है कि वातलम आहारम आहारति, तीसरी बात यह है कि धातु क्षय, चौथी बात यह है। तो इससे क्या है कि एक बेसिक बैकग्राउंड बन गया कि वो जो चलवात था, जो सर्कुलेटरी वात था, जो दोषों को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा था, जो उचित विक्षेपण का काम कर रहा था, वही किसी मूल से बंद करके वहाँ पर गुल्म बन गया, है ना, गुल्म बन गया। अब गुल्म गुल्माकारा स्वयं दोषा, है ना, न पुनर्दूष्य संश्रय, उसमें कोई दूसरा दूष्य है ही नहीं, धातु है ही नहीं, केवल वायु ही वायु है, जिसने क्या है कि एक आकार ले लिया है ना। ये गुब्बारा छोटा सा था, है ना, उसमें 1000 गुब्बारे थे आपके डिब्बे में। अब आपने उसको फुलाया तो अब वो 1000 गुब्बारों की जगह एक ही गुब्बारा उसमें जगह नहीं ले पा रहा है, इतना बड़ा बना दिया आपने उसको, है। और उसमें है क्या, वो फूट गया तो वो वैसा का वैसा है, उतना का उतना ही है, वायु ही था केवल, है ना, केवल वायु, जिसने क्या है कि इतना बड़ा आकार दे दिया। उसमें आपने पानी थोड़ी डाला, हवा ही तो डाली थी, उसमें इतना बड़ा आकार बन गया, है ना। तो वो जो आकार लेता है, वायु जब आकार लेता है तो उसको कहते हैं गुल्म। वायु जब आकार लेता है, कैसा आकार, गुल्म जैसा। गुल्म का मतलब, गुल्म का मतलब पौधा, जिसमें क्या है कि वो एक छतरी नुमा पौधा बन जाता है ना, एक आकार बन जाता है पत्र पौधे का, एक छोटे हाइट का पौधा, जिसमें क्या है कि चारों तरफ से ऐसा बन गया। वो एक मूल से बना, एक मूल से बना ना, और इतना बड़ा आकार ले लिया उसने। तो उसका एक मूल है, गूढ़ मूल है, वो दिख नहीं रहा है, अब नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आकार दिख रहा है। उसमें जो गुब्बारे में वायु है वो भी नहीं दिख रही है, लेकिन वो आकार दिख रहा है उसका। क्या दिख रहा है, अब उसने जो शेप लिया है वो दिख रहा है। अब गुब्बारे ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, कई तो खरगोश बना देते हैं, कई उसमें कुछ भी बना देते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि उसने कैसा आकार दिया। आपने बच्चों के गुब्बारे देखे होंगे ना, कई तरह के गुब्बारे होते हैं, तो उसमें उसका शेप कैसा है उस ऑर्गन का, वैसा। तो इसी तरह से वायु में कभी सूची वेदपत्तोद होता है, जब वो सूची जैसा आकार, सुई जैसा आकार देता है तो सूचीवत पेन होता है। कभी कर्तरीवत होता है, भेद होता है, कभी तोद होता है ना, कभी व्यास होता है, कभी वर्त होता है, वेस्टर्न होता है, व्हील्डविंड। देखिए इस शरीर में 3 तरह की गतियां हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक सेंट्रीपीटल और एक व्हील्डविंड, तिर्यक गति, है ना। एक केंद्र अभिमुखी, एक केंद्र से परामुखी, और एक जो है वो तिर्यक गति। इस शरीर में जब हम नेचर से कुछ लेते हैं तो ऑल द थिंग्स कमिंग टू द सेंटर ऑफ दिस, ये जब अन्न उदक और आहार लेते हैं तो वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर जा रहा है, जा रहा है ना, कि इस केंद्र में जा रहा है ना। जब वो बन गया तब वो विक्षेप होता है, तो वो सेंट्रीपीटल, अभी सेंट्रीफ्यूगल है। वो केंद्र पूरे के पूरे संसार से इस शरीर में आ रहा है, और फिर जब वो बन गया तब वो पूरे के पूरे सेल्स में, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, केंद्र से अपसर्ग हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी भी है कि जिसमें क्या है कि वो क्या नाम से तिर्यक होता है, या व्हील्डविंड जैसा होता है, वो घूमता है, चक्र की तरह से घूमता है ना। तो वो है हार्ट का। जब हार्ट में गया तो उसके बाद में एक सर्किल बना, है ना। तो हार्ट से
वो धमनी में जाता है, धमनी से वो सिराओं में जाता है, फिर कैपिलरी में जाता है और फिर वो वापस हार्ट में आ जाता है। कहाँ? एक सेंटर से शुरू होता है और वो चक्रवत परिवृत्ति होती है उसकी, और वो वापस हार्ट में आ जाता है। ठीक है ना? और ऐसा ही जब सिर में, जैसे सूर्य इतने हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर दूर है, उससे किरण आती है और ऐसे बिना किसी डक्ट के वो सब जगह लाइट दे देती है। तो ऐसा हमारा ब्रेन काम करता है। ये बात लिखी है कहाँ पर? सिद्धिस्थान 9 में, सिद्धिस्थान 9 में। क्या कि वो क्या है कि क्या नाम से सिद्धिस्थान 9 में बता रहा है कि ये 3 तरह की गतियां हैं यहाँ पर। हाँ, यही क्या है? शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राण वाहनि च श्रुतांसि सूर्यम इव गवः सूर्यम एव गभस्तयः, है ना? कि ये इंद्रियां और प्राण, इन सब में क्या है कि एक बिना डक्ट के केवल चेतना का वहन होता है, उसकी कोई डक्ट नहीं है ना? जैसे सनलाइट जो यहाँ आती है तो हॉटनेस बढ़ जाती है और कोई डक्ट नहीं, है ना? शिरसि इंद्रियाणि सूर्यमेव गभस्तया, है ना? और एक और नीचे नीचे वाली लाइन क्या है? वस्तिस्तु स्थूलबुद्ध मुस्कसेवने शुक्र मूत्र वाहिनीनां नाड़ीनां मध्ये मूत्रधारो अंबुबहानां। और पूरे शरीर में से, जैसे नदियाँ जो है वो पूरे शरीर में घूमती रहती हैं, पूरे देश में घूमती रहती हैं, सबको क्या है कि फसलों को पानी वानी देती है। जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाता है? वो नद्या आपगा इव, वो समुद्र में चला जाता है, वो किडनी में चला जाता है। जो अनयूज्ड है, और अनयूज्ड के अलावा जितने भी वेस्ट है उसमें, वाटर में जितने भी वेस्ट मिल गए हैं, इस संसार का सारा कचरा उठा करके वो समुद्र में छोड़ देती है ना? नदियाँ करती है ना, ऐसा ही करती है ना। नद्या आपगा इव, सर्वस्रोत सामुद्धीरी आपगानां प्रतिष्ठा। हाँ हाँ, समुद्र में जैसे पानी, नदियाँ जो है वो मिल जाती है, वैसे वो किडनी में छोड़ देती है। और तीसरा ऊपर, हृदये दशधमन्यः प्राण अपानौ मनोबुद्धिश्चेतना महाभूतानि च नाभ्या अमरा इव प्रतिष्ठिता। अमरा इव प्रतिष्ठिता। अमरा मतलब कहते हैं स्पाइक्स को, ठीक है ना? नाभि कहते हैं उसका सेंट्रल एक्सिस को। उस सेंट्रल एक्सिस से स्पाइक्स चलते हैं, साइकिल चल रहा है ना? क्या चल रहा है उसमें? वो एक्सल चल रहा है केवल, है ना? वो चल तो बेसिकली एक्सल रहा है, उसके कारण से वो स्पाइक्स जो चल रही है वो तो केवल उसके सपोर्ट दो। ऐसे ही हार्ट जो है वो चल रहा है इस शरीर में, जो 24 घंटे 100 साल तक हर क्षण चलने वाली चीज़ तो ये है ना? और यहाँ से क्या है कि पूरे शरीर में एक चक्र चलता रहता है जैसे साइकिल चलती है, और वो गतिमान है, ठीक है ना? तो एक ये सेंट्री, ये पूरा का पूरा व्हील विंड है जो चारों तरफ चल रहा है, और एक जो ऊपर से सीधा नीचे तक चल रहा है, और एक साइड से लेकर के और वो बाहर निकाल रहा है। एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, और एक शरीर में ही घूम रहा है। ये 3 जगह, और ये तीनों काम वायु से होते हैं, समझे ना आप? ये डिफिकेशन वो भी वायु से होता है ना? और ये जो सिर से लेकर के यहाँ तक है, ये भी वायु से हो रहा है, प्राण वाहन, है ना? ये प्राण, ये वायु से हो रहा है। और हृदय से लेकर के जो हो रहा है वो व्यान से हो रहा है, वो भी हो रहा है। ये व्यानेन रस धातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो जस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। जो युगपत साइमल्टेनियसली ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स को एक टाइम में फीड करता है हार्ट। कैसे करता है? कि उसके पास साधन है, इतनी सारी धमनियाँ, इतनी सारी सिराएँ, इतनी सारी कैपिलरीज, उसमें क्या है कि एक साथ भेज देता है।
एक लुप में वो सब तृप्त है और 24 घंटे तृप्त रहते हैं। तो ये सारे काम 3 तरह के काम है वायु के। अब ये तीनों काम रुक जाएंगे तब क्या होगा? ये ऐसे रुक जाते हैं। ये तो है प्राकृत। अव्याहत गतिर्यस्य, वायु की गति अव्याहत रहनी चाहिए। स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितः, है ना, ये वायु के प्राकृत कर्म है। और व्याहत गति होगी तो ये होगा। अब इसमें क्या होता है? सपिंडितत्वात् गुल्म इति विद्यते स मुहुर आधमति। अब वो पलपेट हो रहा है ना, आधमन। जो चीज धमन नहीं होना चाहिए था उस चीज का भी पल्सेशन हो रहा है, उसमें भी ऑस्कल्टेशन हो रहा है। आधमति मुहुर अल्पत्वम आपद्यते, और फिर कम भी हो जाता है। अनियत विपुल और अणुवेदना, रेगुलरली और इरेगुलरली, सीवियर और माइल्ड पेन, है ना, ये होता है। मुहुर पिपीलिका संचार इवांगेशु, है ना, पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है चींटियां चल रही। तोद भेद स्फुरण आयाम संकोच सुप्ति हर्ष प्रलयोदय बहुल, इन सब का प्रलय, इन सब का उदय, मतलब ये सबसाइड भी होते हैं और एक्सट्रीम सीवियर भी होते हैं, ये सारी लक्षण। तदातुर सूच्यव, अब आतुर को क्या पता लगेगा? ये तो है उसकी फिलॉसफी, ये तो है उसकी सोच, लेकिन आतुर जो पेशेंट है वो कैसे कंप्लेंट करेगा, है ना, ये तो उसकी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करेगा। आतुर सूच्यव संकुने, वो कभी कहेगा सुई चुभ रही है, कहीं कहता है कोई कोन जैसा सुई चुभ रही है ना, कोई मोटी चीज है। चाहे अभिसंविद्धमानम, और वो कब होगा? दिवशांते ज्वर्यते शुष्यति च आश्यम उच्छ्वास उपरुद्धते ऋष्यंति चाश्य रोमाणी। ये पिपीलिका संचार तो बाद की बात है, लेकिन पेशेंट कहेगा कि हॉरिपिलेशन, पूरा शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं तो बार बार। वेदनाया प्रादुर्भावे प्लीहा आटोप आंत्रकूजन अविपाक उदावर्त अंगमर्द मन्या सिर संकशूल वृद्धि वृद्ध रोग चैनम उपद्रवंती कृष्ण अरुण परुष त्वंग नखन नयन वदन मूत्र पुरीश्च भवती। इतने तरह के ये सब लक्षण होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एक चीज शेप अप हो रही है। देखिए आप, जिसको शेप है ही नहीं वो शेप अप हो रही है। और वो कैसे शेप अप होगी कि ये जो चीज आज जिस स्वरूप में है वो कल उस स्वरूप में नहीं रहेगी। ये जितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे, है ना, और गर्मी आते आते ये पूरा का पूरा मैदान अपने आप ही साफ हो जाएगा। कहाँ चला गया वो कचरा? किसी ने हटाया नहीं उसको। कैसे? कहाँ गया वो कचरा? पाक हो गया, जल गया, राख हो गया, उड़ गया, यही तो होता है ना। ये अभी थोड़े दिन बाद देखना, इसमें इतने सारे पेड़ पौधे होंगे, हैं, पूरी ज़मीन भर जाएगी, और जब गर्मी आएगी तो पूरा वापस खाली। कहाँ गया वो सब? तो शरीर में यही प्रॉब्लम है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में हर आदमी 100 ग्राम कचरा तो रोज़ करता होगा ना, 100 ग्राम, 140 करोड़ 50 करोड़ आदमी, अब कितना टन होता होगा वो? अगर ऐसे रोज़ कचरा इकट्ठा होता जाए, अच्छा आप 2-3 किलो तो रोज़ खाते होंगे ना, पानी पानी मिला करके, हैं, तो रोज़ 2-3 किलो बढ़ जाते हैं क्या? आप नहीं बढ़ते हैं, तो वो कहाँ जाता है? ये सब मैनेज इसीलिए हो रहा है कि कुछ ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, मतलब वो जो है वो कंज्यूम होता है तो उसके अलग अलग स्वरूप हैं। वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो गया और वापस उसका वेट जीरो हो गया, मास जीरो हो गया, कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एक्शन में आ गया,
है ना। तो ऐसा ही संसार का सिस्टम है, ऐसा ही शरीर का सिस्टम है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, बिल्कुल ये का वही सिस्टम है। तो ये प्रॉब्लम, ये जो रेशियो है, ये बिगड़ जाए तो ये गुल्म होता है। अगर कोई चीज़ शरीर में रुकने लग जाए, ये सारा चक्र जो है चलता रहे, तब तक हम जीरो कोई मास कोई इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, वो कुछ नहीं होता है। एक्यूमुलेशन कब होगा? कि जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और ट्रांसपोर्टेशन कब नहीं होगा? कि जब उसमें वो मार्ग सही नहीं होगा। अब एक रोड टूट जाए यहाँ पर, तो आप देखो कितना कंजेशन हो जाता है, हैं? और रोड सब सही सलामत है तो कितने सारे लाखों वाहन चल रहे हैं, कोई भीड़ भगाड़ का काम ही नहीं है। और एक जगह मार्ग, इसीलिए कहते हैं स्रोतस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि तत्स्रोतांसि प्रकृति भूतत्वाद न विकारे रूपसर्जते शरीर, जब तक वो नॉर्मल है तब तक नहीं होगा, और वो रुक जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ रुक गया है, यहाँ पर क्या है कि पिंडित हो गया है, यहाँ पर कठिन हो गया है, यहाँ पर वो वायु जो अदृश्य है वो दृश्यमान हो रहा है। तो अब इस शरीर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स बन गए। अब वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन क्या हो सकते हैं? एब्सेस हो सकता है, विद्रदी हो सकती है, अपची हो सकती है, ग्रंथि हो सकती है, पीड़िका हो सकती है, और अर्बुद हो सकती है। ये सब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है ना। सिंपल पुस्ट्यूल और कोई एक्ने, है ना, ये भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है। पहले वहाँ स्पेस नहीं था उसका, एक्ने का, लेकिन अब वो बन गया। तो बन गया तो उसने कोई चीज़ रुकी हुई है ना, तभी तो बन गया ना वो। उसमें जो सर्कुलेशन है वो कहीं रुक गया है, इसके वो भी गुल्म ही है। इसलिए ये कहता है कि ये भी गुल्म है, ये भी उसी की संप्राप्ति से बना है। ऐसा ही अब उसमें पेन है, अब उसमें पेन है, क्यों? कि वहाँ वायु है। अभी उसमें मुहुर आधमति, मुहुर अल्पत्वम आपद्यते, और मुहुर हर्ष प्रलयोदय बहुल। कभी वो ठीक हो जाता है, कभी वापस बन जाता है। ये बिना इलाज के एक्ने ठीक हो जाते हैं, बिना इलाज के वापस हो जाते हैं, बिना कारण के वापस हो जाते हैं। क्यों? कि ये वायु का स्वरूप है ना। जहाँ रुका वहाँ उसने आकार ले लिया, जहाँ नहीं रुका वहाँ कोई आकार नहीं, वैसा का वैसा है। तो ये जो चीज़ है, ये वायु, ये किसी भी मशीन में आने वाली चीज़ नहीं है। और आप लोगों के लिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करने ज़रूरी है, लेकिन हम ही नहीं जानेंगे तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जितने पेशेंट आते हैं यहाँ पर, वो उदावृत के या गुल्म के, वो सब ऐसे ही लक्षणों वाले, ऐसे ही कारणों वाले आते हैं। आप इस वायु को रोकना, ये कितना खतरनाक हो सकता है कि ये पेशेंट आप कैंसर के किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखो, है ना, उसकी तो पूरी लाइफ ही जो है वो सस्पेंड हो गई है। किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो तो वहाँ क्या होता है, वो क्यों हुआ ऐसा कि अब तो उसका मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जा रहा है पेशेंट, है ना। अब आगे देखो, इसमें ये कहता है गूढ़ मूल छिन्न मूल गोपिता नील मूलत्वाद गूढ़ मूलोदयादपि। मतलब अनिल जो है वो गुपित, गुपित मतलब हाइट है, वो वायु वहाँ दिख नहीं रहा है। दिख क्या रहा है? वहाँ सार्कोमा दिख रहा है, वहाँ लिम्फोमा दिख रहा है, वहाँ क्या है कि आपको क्या नाम से माइलोमा दिख रहा है, वहाँ लाइपोमा दिख रहा है, वहाँ मायोमा दिख रहा है ना, वहाँ स्पर्मेटोमा दिख रहा है। तो आपने उसका धातु का नाम लिया जिसमें वो है ना। वहाँ लिम्फोमा दिख रहा है ना, लिम्फेडेनाइटिस दिख रही है, ठीक है ना। तो वहाँ वो बढ़ा क्यों? वायु के कारण से ना। वायु ही वहाँ गुप्त है, वायु ही एब्सेंट है,
और आप किसका नाम ले रहे हैं? दूष्य का। जबकि गुल्म जो है उसमें दूष्य संस्कृति होती नहीं है ना। लेकिन वो वहाँ पर उसने आकार ले लिया, जहाँ पर भी आकार ले लिया, उस आकार में जिस धातु का, जिस लोकल साइट का इन्वॉल्वमेंट है, उसके नाम से होगा। अब वो ब्रेन ट्यूमर, अब वो लंग ट्यूमर, अब वो हेपेटिक ट्यूमर, अब वो किडनी का ट्यूमर, अब वो ऑस्टियो ट्यूमर, वो स्थान है उसका, है ना। जो स्थान है, जो दोष है, जो धातु है, वहाँ पर वो ट्यूमर का कारण क्या है? वो वायु है, गुपित अनिल, गूढ़ मूलत्वात्। और वो नहीं होता तो ये स्थिति नहीं आती। इसीलिए गुपितानिल मूलत्वात् गूढ़ सुश्रुत कहते हैं निदान स्थान 9 में। फिर गुल्मवत। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गूढ़ मूल किस में होता है? आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आलू, पोटैटो, है ना। पोटैटो क्या है? वो बेसिकली मूल ही है, वो उसको कहते हैं गूढ़ मूल। मतलब वो फल, वो और मूल एक ही चीज़ है। पोटैटो क्या है? आप तो फल की तरह से यूज़ कर रहे हैं ना उसको, लेकिन बेसिकली उसकी मूल क्या है? वो खुद ही पोटैटो ही मूल है उसका। आप पोटैटो उगाने के लिए पोटैटो ही तो डालते हैं ना वहाँ पर, है ना। और आम डालने के लिए आम डालते हैं क्या? आम उगाने के लिए नहीं, उसका बीज डालते हैं। लेकिन यहाँ तो वो बीज ही वही है, वही बीज है और वही मूल है ना, और वही फल है। अच्छा, फिर लगेगा क्या उसमें? वो आलू ही लगेगा। आलू ही बीज है, आलू ही जो उसका जो है वो मूल है, और आलू ही उसका फल है। तो इसको कहते हैं गूढ़ मूल। गूढ़ मूल कंदादय तेसाम इवोदयात उत्पत्ति, ये सुश्रुत कहता है। क्या? कि गूढ़ मूल उसको कहते हैं जिसमें जड़ पता ही नहीं चले, ये फल जो है वो ही जड़ है। जैसे गाजर, जैसे मूली, जैसे आलू, जैसे सलगम, है ना। ये सब क्या है? वही रूट है और वही फल है। तो गूढ़ मूल होने के कारण से ये गुल्म कहलाते हैं इसको। अब छिन्न मूल, एक बार छिन्न, ये चरक कहता है, छिन्न मूला विदयन्ते न गुल्मा याति तत्क्षय। अब वो क्या है कि वो ट्यूमर खत्म क्यों नहीं होते हैं? वो ट्यूमर जो है उसकी मेटास्टेसिस क्यों होती है? वो ट्यूमर जो है उसकी डेथ क्यों नहीं होती है उस सेल की? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चरक ने बताई है कि वो पूरी बॉडी से डिस्कनेक्टेड है और अपना एक लेब ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। तो छिन्न मूला विदयन्ते न गुल्मा याति क्षयम, इसीलिए वो क्षय नहीं होता, इसीलिए वो मरते नहीं हैं, इसीलिए वो हमेशा जिंदे रहते हैं, इसीलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। वो अपने आप खत्म नहीं होंगे। क्यों? कि वो पहले गूढ़ मूल थे, अब वो छिन्न मूल हैं। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या है कि अपना एक कॉलोनाइजेशन कर लिया। तो जितने ट्यूमर्स हैं वो सब अपने अपने एक इंडिपेंडेंट कॉलोनाइज हो गए, है ना। तो इसलिए वो छिन्न मूला विदयन्ते न तत्याति तत्क्षयम, रक्तम ही व्यमलताम याति तच्च नास्ति न चास्ति रोग। और वो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं है उनमें, इसलिए क्या है कि उसमें पेन भी नहीं है। उनकी सर्कुलेशन ऐसा ज़बरदस्त उनका कॉलोनाइजेशन है कि उनके अपनी सर्कुलेटरी चैनल्स हैं, है ना। इसलिए क्या है कि वो पेनलेस भी है। वो पेनलेस क्यों होते हैं ट्यूमर? पेनलेस इसलिए होते हैं कि जहाँ ब्लड है वहाँ पेन है। अब वो तो ब्लड सप्लाई से भी अलग है। क्या? वो बॉडी से कुछ नहीं लेते, अपना खुद का प्रोडक्शन है उनका। समझे ना आप? इतनी अच्छी कॉलोनाइजेशन है उनका, इंडिपेंडेंट, है ना। इसलिए क्या है कि वो पेनलेस भी होते हैं। दोनों बात चरक कहते हैं। छिन्न मूला इति छिन्न सोणिता, कि वो ब्लड
के सर्कुलेशन से अलग है। उसके सामने चारों तरफ होकर के कैपिलरी के बीच में एक ऐसी जगह बन गई है कि उसकी एक अलग कॉलोनी बन गई। उसके चारों तरफ से ब्लड घूम रहा है लेकिन उसमें नहीं जा रहा है, इसलिए दैट इज पेनलेस। अब आगे और देखेंगे, बिना गुल्म के गुल्म होते हैं, बिना गुल्म की संप्राप्ति के गुल्म होते हैं, सुश्रुत कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार कि कोष्ठ में सूल होता है, ये गुल्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे कोष्ठ में सूल थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशनल, अगर वायु का गुल्माकार हुआ तो कोष्ठ सूल होता है, वो गुल्म नहीं बना उसमें, मतलब वो संप्राप्ति नहीं बनी उसमें, लेकिन सूल वैसा ही हुआ और लंप वैसा ही बना। वो कहता है कि डिस्टेंशन हो रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ गोला घूम रहा है, लेकिन गुल्म नहीं है वहाँ पर। फिर शंकु स्फोटनवत पीड़ा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई है ना मोटा कौन जो है वो घुसा रहा है। वातसूल, पित्तसूल, कफसूल, सार्निपातिक सूल, ये सब बिना गुल्म के गुल्म स्थान में होने वाले सूल है। अब एक और है महावास्तु परिग्रह, ये कहाँ लिखा है? चरक ने। महावास्तु परिग्रह, वास्तु परिग्रह मतलब स्पेस ऑक्युपाइड, बिगर स्पेस। महावास्तु मतलब दे आर है ना एक्वायरिंग द स्पेस, ग्रेटर स्पेस। इतने बड़े बड़े ट्यूमर आपने देखे नहीं, 5-5 किलो के ट्यूमर निकालते हैं लोग बाग यार, हाँ, फाइब्रॉइड निकालते देखे होंगे, हैं? बहुत सारे डॉक्टर क्या है कि बड़ा आश्चर्य करते हैं, इतना बड़ा ट्यूमर कैसे हो गया, 10-10 किलो के ट्यूमर निकले हुए। तो महावास्तु परिग्रह मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं बॉडी के अंदर, जैसे एक औरत बच्चा 2.5 किलो का तो होता ही होगा, है ना। वो स्पेस कहाँ से आता है? पहले था क्या स्पेस वो? लेकिन इस बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्पेस क्रिएट कर देती है। तो ऐसे ही गुल्म स्पेस क्रिएट कर लेता है। महावास्तु परिग्रह मतलब ग्रेटर स्पेस जो है वो एक्वायर कर लेता है। कृतमूल शिरानद्धो यदा कूर्म इवोन्नता, कूर्म इसको कहते हैं टर्टल। टर्टल जो है वो कितना हार्ड होता है उसका, है ना, और इतना कूर्म, इसको कृतमूल, जब कोई मूल बना करके चिपक जाता है तो अब उसको आप हटा ही नहीं सकते, है ना। और इतना हार्ड कि उसको क्या है कि उसमें इंसिजन लगाना ही मुश्किल, कूर्म की तरह से, इतना बोनी हार्ड कृतमूल। इसी तरह से अब चरक और सुश्रुत में एक डिफरेंस है। सुश्रुत से है कि सर्जरी करते हैं, तो सुश्रुत जो है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये गुल्म है और ये विद्रति है। वाघभट को नहीं मालूम है ये बात, और चरक को भी नहीं मालूम है। चरक ने विद्रति कहाँ लिखी है? कियंत शीर्षी में, है ना, कियंत शीर्ष 17 चैप्टर में। और सुश्रुत कहाँ लिखता है कि सुश्रुत निदान स्थान में गुल्म और विद्रति का एक ही चैप्टर लिखता है, और उसमें वो डिफरेंस बता रहा है। गुल्माकारा स्वयं दोषा विद्रधिर मांस शोणित, गुल्म में दूष्य तो है ही नहीं, है ना। इस गुल्म के पूरे चैप्टर को आप पढ़ लो, इसमें दूष्य है ही नहीं, है ना। लेकिन विद्रधि जो है उसमें दूष्य होता है मांस और शोणित, है ना। गुल्म का अपना एक वायु ही है जिसने अपना एक स्थान बना लिया है। अगर दूष्य होता तो उसके सप्लाई चैनल होती, दूष्य होता तो उसको क्या है कि उसको ठीक करना बहुत इजी है। जिसमें सप्लाई चैनल है उसकी सप्लाई चैनल खत्म कर दो। तो यहाँ पर विद्रधि को हटाना बहुत इजी है, क्योंकि विद्रधि मांस और शोणित में होती है, लेकिन गुल्माकारा स्वयं दोषा, गुल्म में दोष ने ही स्वयं आकार ले लिया है। और विवरानचरो ग्रंथिर अपसो बुदबुदो यथा, जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही बना हुआ है, ऐसा ही है, उसमें और कोई तीसरी चीज है ही नहीं, है ना।
अपसु बुद्बुदो यथा, और विवरानुचरो ग्रंथि। अब ग्रंथि कैसे बनती है? ग्रंथि का मतलब ग्रंथन इसमें है। हाँ, जिसमें ट्विस्ट हो गया है, कोई चीज ग्रथित हो गई है ना, वो विवर, वो ऐसी जगह पर बनेगी जो पहले ही कोई स्पेस वाली जगह पर, है ना। अब वो ग्रंथि कहाँ बनती है? एक्सिलरी, इंग्वाइनल और मेजेंट्रिक, है ना, जहाँ पर स्पेस है। के कारण से विद्युति में पाक होता है। विद्युति आज जो है वो इस स्टेज पर है, कल को और मैच्योर हो जाएगी और फिर फूट भी जाएगी। लेकिन मांस शोणित हीनत्वात् गुल्म पाकम न गच्छति, गुल्म का पाक नहीं होता, क्योंकि मांस और शोणित से हीन है वो, इसलिए वो स्वयं नष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, वो पाक की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। और यही सबसे बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है हमारे ट्रीटमेंट में। गुल्म ने एक ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी बना ली है बॉडी में, जिसमें वो बॉडी से कुछ नहीं ले रहा है ना, और वो अपने आप भी नष्ट नहीं होगा और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी और उसमें पेन भी नहीं होता है। मृत्यु क्यों नहीं होगी? कि वो रक्त से जुड़ा हुआ नहीं है। उस चीज़ की मृत्यु हो जाएगी जो रक्त से जुड़ी हुई है, उसकी हम ब्लड सप्लाई बंद कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई होती ही नहीं, ब्लड सप्लाई उसके चारों तरफ से। यही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या है कि वहाँ पर इतने सारे ट्रीटमेंट फेल हो रहे। उसको हमने सर्जरी कर दी, निकाल दिया, वैसे की वैसी बन गई दोबारा, है ना। अब उसकी कीमोथेरेपी करते हैं तो भी नहीं मरता, वो तो अमर हो गया। क्यों? कि उसमें अब डेथ होती ही नहीं है, म्यूटेसिस होती ही नहीं है, म्यूटेशन होता ही नहीं है, वो मृत्यु से परे हो गया है ना। तो ये जो चैलेंज है, ये बात इसने गुल्म में कही गई, ठीक है ना। अब इसको एक बात समझना कि ये सन्निपातिक गुल्म में निचय गुल्म होता है। देखिए, हर जगह सन्निपातिक लिखा है, लेकिन यहाँ उसका नाम है निचय। निचय का मतलब क्या होता है? बड़ा अजीब बात है। या निचय, निचय का मतलब होता है कि बूंद 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 करके जो इकट्ठा होता है उसको कहते हैं निचय, समझे ना। सन्निपात कहते हैं एक साथ सबका मिलना, सन्निपात कहते हैं साथ निपात, है ना, सत निपात, एक साथ सब कुछ गिर जाना और एक साथ बनना, और ये कहते हैं निचय। इसलिए इसको 30-40 साल लगते हैं इस ट्यूमर को बनने में। जिस तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज यहाँ बनती है, उसी तरह से बॉडी में ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती है, ये कॉलोनाइजेशन होता है। और वो कितना होता है? स्लोली होता है, पता ही नहीं चलता कि ये रात कब बन गया। तो अब उसमें क्या है कि ये सप्लाई होगी और उसका काम नाम है निचय, है ना। जैसे घड़े में से एक एक बूंद पानी गिरता है, वैसे ही उसमें निचय होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसलिए क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक उसका पता नहीं चलता कि वो डेवलप हो गया। ये अर्ली डायग्नोसिस क्यों नहीं होता उसका? क्योंकि उसका नाम ही निचय है। एक बूंद अगर कहीं इकट्ठी हो रही है, इस दीवार में कहीं ड्रॉप 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 आ रही है, तो हमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसमें सील का पता लगाने में, अरे यार पानी कहाँ से आ रहा है। अभी मैंने कई जगह पर वापस कलर करवाया है, पता ही नहीं चल रहा है पानी कहाँ से आ रहा है। ये नीचे है ना। और इस तरह से डिके हो रहा है, इस तरह से बॉडी का डिके हो रहा है कि उसमें पहले वो बूंद 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 आ रहा है, और जिस दिन वो पूरी पूरी डिके हो जाएगा तब पता चलेगा अरे यार ये क्या हो गया, इतना पानी कहाँ से आ गया। क्योंकि वो बूंद बूंद भी तो कभी कभी नदी बन जाएगी ना उसमें, है ना। इतना सेचुरेशन कभी कभी हो जाएगा, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता। ये बात चरक ने इस ढंग से समझाई है कि अर्ली डायग्नोसिस में ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात,
गुरु कठिन संस्थानो गूढ़ मानसांतराश्रया, ये पक्व और अपक्व गुल्म की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि पाक तो होता ही नहीं, फिर भी पक्व कैसे होता है। देखो, किसी भी चीज़ की चाहे सप्लाई नहीं हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन अमर नहीं हो सकती, ये बात चरक कहते हैं। चरक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो अमर हो जाएगी। वो धीरे धीरे वहाँ पर जितना जो हेल्दी एरिया है उसको कैप्चर करेगी, है ना। जो हेल्दी, उसका कोई गूढ़ मूल है, वो आलू जो ज़मीन में आज इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया, अब उसके 10 आलू हो गए वहाँ पर, है ना। 10 आलू हो गए, लेकिन वो आलू क्या हमेशा ऐसा ही बढ़ाते ही रहेगा? वो सड़ भी जाएंगे। एक सीज़न ऐसा आएगा कि अगर उनको नहीं निकाला तो वो ज़मीन में ही सड़ भी जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ना। क्या आलू अभी कच्चा है, फिर पकेगा, पकेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? बाद में एक मौसम बदलेगा, है ना। बदलेगा तो वो उस मौसम में वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, उस मौसम में उसको अब कुछ खाद बीज नहीं मिल रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए चरक कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा। देखो, वो कह रहा है पहले तो छिन्न मूला न नश्यन्ते, अब वही चरक कह रहा है कि नहीं, नष्ट होता है। कब होता है? कि गूढ़ मांसाशया अविवर्ण स्थिरश्चैव अपक्वो गुल्मो उच्यते। ये स्टेज जो है ये अपक्व की है, ये विधेयमान की है। दाह शूल अर्ति संक्षोभ स्वप्न नाश अर्ति ज्वरई, ये स्थिति जो है विधेयमान की है। और विदाह लक्षण गुल में बहिस्तुंगे समुन्मते, जब कोई विदाह होगा तो इसमें एक यूं पिरामिड बन जाएगा, इसको तुंग कहते हैं, है ना। ये पिरामिड शेप में आ जाएगा। आप अभी यहाँ एक्ने है, वो बहुत मोटा है और उसमें ऐसा कोई कॉनिकल शेप नहीं है। जिस टाइम उसमें ये पिन पॉइंट बन गया, उस टाइम समझ लो कि अब वो ख़त्म हो जाएगा। होता है ना, आप लोग देखते हैं ना, हैं, ऐसा बन गया तुंग, बहिस्तुंगे समुन्नते, तो अब वो पक्व हो गया, विधेयमान हो गया। और श्यावे सरक्त पर्यंते संस्पर्शे बस्ति सन्निभे निपीड़ितो उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीड़ना तत्रैव पीड़िते संपक्वम गुणम। अब संपक्व है। अब हम गलती क्या करते हैं कि अपक्व को निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। विधेयमान होने के बाद में क्या है कि उसको क्या नाम से निकालेंगे तो वो पेनफुल होगा। लेकिन पक्व होने के बाद में, ये लक्षण होने के बाद में उसको सर्जिकली, चरक भी यही कहता है कि अब उसको धन्वंतरियाणाम अधिकार है, उसको सर्जरी को दे देना चाहिए कि अब निकाल दो उसको। ठीक है ना। इसलिए वो रक्तगुल्म में वो क्रिया करता है कि उसको जैसे गर्भ में जिस तरह से पक्व होने के बाद में निकाला जाता है वैसे निकाल दो। तो आपने तो 40 साल से इसको पका रखा है, तो वो तो 9 महीने की बात कर रहा है कि 9 महीने बाद में निकाल दो उसको, लेकिन पक्व होने के बाद में निकालो। अब वो क्या है कि उसका अब रीजनरेशन नहीं हो सकता, उसके चांसेस कम है। तो कब निकालना है, कब ऑपरेट करना है, कब सर्जरी में भेजना है, ये उस फिजिशियन को पता होना चाहिए जो ओंको फिजिशियन, ठीक है ना। तब वो सर्जन को सजेस्ट करे कि हाँ, दिस इज द राइट टाइम टू एक्सरसाइज, है ना, दिस इज द राइट टाइम टू डू फॉर द। नहीं तो हर तक होता क्या है कि फर्स्ट स्टेज पर या तो सर्जरी करेंगे या कीमो करेंगे, कि अभी सर्जरी नहीं हो सकती तो कीमो करेंगे। और इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि ये डायग्नोसिस आपने किया ही नहीं कि उसकी स्टेज क्या है यार। ये बात गुल्म से लेकर के ट्यूमर तक की बात आ गई है, विद्युत से अब वो ट्यूमर की बात आ गई है।
इसलिए इन सबको समझना चाहिए। अब जो अंतस्थ और बहिस्थ दो तरह के गुल्म और होते हैं। अंतस्थ मतलब एक ऐसा डीप ऑर्गन्स में, आप ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं, और एक हृत क्रोड़ शून्यता अंतस्थ है। हृत क्रोड़, क्रोड़ किसको कहते हैं? हृत किसको कहते हैं? हृत हृदय को नहीं कहते हैं। क्रोड़ जो है वो गर्भ को कहते हैं, कि किसी भी चेतना के स्थान का जो गर्भ है, मतलब चेतना जो सेंसेशन का जो सबसे बहुत वाइटल पॉइंट है, वाइटल पार्ट है, जो वाइटल ऑर्गन है, उसमें जब होता है तो उसको अंतस्थ गुल्म कहते हैं। और बहिस्थ गुल्म उसको कहते हैं कि जो बाहर से दिखता है। कोष्ठ मध्य इतर स्थानेषु जायन्ते तेषाम दृष्टिगम्यम उन्नति बोद्धव्यम। जिसको आप देख करके, अरे यार ये क्या हो रहा है, तेरे कुछ गांठ सी हो रही, लेकिन वो अंतस्थ गुल्म की गांठ नहीं दिखेगी। ठीक है ना? जो बाहर से दृष्टिगम्य है वो बहिस्थ गुल्म है, और बाकी अंतस्थ गुल्म है, जो वाइटल पार्ट्स में होते हैं, जो दिखते भी नहीं। तो अंतस्थ और बहिस्थ दो तरह के। इसके बाद में ये लोकल इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है। बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेमेशन, फंडामेंटल डिजीज तो इन्फ्लेमेशन, इसलिए चरक ने भी सबसे पहले सूत्र स्थान में इन्फ्लेमेशन का, और वो जो इन्फ्लेमेशन है वही वात से होता है। गुल्म जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन था। और इन्फ्लेमेशन को अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया तो उसके 5 लक्षण हैं। ठीक है ना? इन्फ्लेमेशन तो आप जानते हैं ना, क्या? रूबर, हाँ, और ये तो जानते हैं ना। तो ये अगर आपने पूर्व रूपावस्था में ही देख लिए तो अब आपको सोचना चाहिए कि समथिंग इज डेवलपिंग देयर। तो चरक भी यही कहता है कि बेसिकली तो ये इन्फ्लेमेशन से शुरू हुआ था। लेकिन इन्फ्लेमेशन को आपने क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट तो किया, लेकिन उसका कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं किया। कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या था कि वो आम दोष था, कोई विष था, वो खत्म नहीं किया आपने। आपने इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है उसको डिप्रोसेस नहीं किया, आपने उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया, कॉज को खत्म नहीं किया। जो आउटकम है वो इन्फ्लेमेशन है ना? लेकिन उसका जो कॉज है वो क्या है कि आपने खत्म नहीं किया। ये प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। कॉज एंड इफेक्ट में चरक कितना डीप तक जाते हैं। वो कहते हैं कि यू हैव नॉट ट्रीटेड द कॉज, है ना? आपने क्या किया है कि उसमें सूजन है तो सूजन को खत्म कर दिया, उसमें पेन है तो पेन को खत्म कर दिया, उसमें रेडनेस है तो रेडनेस को खत्म कर दिया, बस बात खत्म। तो वो जो कॉज है उसका क्या किया? वो कोई ना कोई टॉक्सिन वहां पर इकट्ठा हो रहा है जिसको बॉडी रिएक्ट करके इफेक्ट में ला रही है कि ये इन्फ्लेमेशन है। उस कॉज को खत्म नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई, यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। और सूल बिना गुल्म के नहीं होगा। जब भी कोई चीज रुकती नहीं है, इसलिए कहते हैं वाताद्रते रुजा नास्ते। जहां कोई चीज रुकेगी वहां पेन होगा। तो इन्फ्लेमेशन में रुका, पेन हुआ, लेकिन यू हैव ट्रीटेड द पेन विद पेन किलर्स। अरे उसको एक दिन विरेचन करवा देते, एक दिन उसको लंघन करवा देते, एक दिन उसका आम पाचन करवा देते, एक दिन उसका दीपन करवा देते, एक दिन उसका वहां से डिस्पर्स तो कर देते, उसको जलों का निकाल तो देते उसको। तो बहुत बाद की बात है, लेकिन इन्फ्लेमेशन इज मार्कर फॉर द डायग्नोसिस, है ना? इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये सब। सीआरपी बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ईएसआर बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है ना? तो वो एज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वो पॉइंट है जहाँ से शुरू हो सकता है कोई चीज़ सोचना।
लेकिन हम उन चीज़ों को तो इग्नोर करने की आदी इतने हो चुके हैं कि उनको तो सोचते ही नहीं है कुछ भी। दिक्कत ये है। तो कितनी इनिशियल स्टेज पर ये बात कर रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ भाई वो। हाँ, तो जब कोई मतलब आपको इतना सारा प्रोसेस मालूम है तो ये बात पेशेंट को समझाओ कि भाई यहाँ हुआ था क्या तुम्हें ऐसा कुछ, कि हाँ हुआ तो था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने पेन किलर लिया था, ठीक हो गया। काइमोरल लिया था, इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया। ब्रूफेन लिया था, ठीक हो गया। तो ब्रूफेन से वो प्रोसेस कैसे डिप्रोसेस हो गया है? ये प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, कि इसीलिए वो क्या है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो ही कारण बन गया। वहाँ एक और नया टॉक्सिन आपने डाल दिया। शुरुआत में ऐसा होता है, उसके बाद में तो फिर गुल्म की संप्राप्ति अपनी अलग है। और प्राकृतिक गुण के अंदर शीत गुण आ रहा है। जब हम ज्वर में प्राकृत और विकृत ज्वर पढ़ते हैं तो वहाँ पे वात दोष को ही अनुष्ण शीत बोला है। वहाँ पे उन्होंने वात ज्वर नहीं बोला, उन्हें वात पित्त और कफ को ही बताया। तो वो अनुष्ण शीत वात को उन्होंने विकृत ज्वर माना हमेशा। हाँ, तुम कहते हो वातिक ज्वर जितने भी हैं वो विकृत होते हैं। पैथिक और श्लेष्मिक ज्वर जो है वो प्राकृत भी होते हैं। वातिक ज्वर हमेशा विकृत होते हैं। क्यों? वायु जो है वो योगवाही है। योगवाह परम वायु संयोगार्थ उभयार्थ कृत दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संशयात। ये भी लिखा है वहाँ पर। ये श्लोक एकदम एग्जैक्टली यही श्लोक लिखा है। योगवाह परम वायु संयोगार्थ उभयार्थ कृत दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संशयात। चिकित्सा में शुरू में ही लिखा है कहीं। क्या क्या नंबर है? 38 श्लोक नंबर अध्याय नंबर 3 401 पेज। बता दो इनको। तो वायु जो है स्वयं का गुण जो है वो शीत, और स्वयं का गुण शीत है बेसिकली, लेकिन वो संयोग से योगवाही भी है। वो गर्मी में गर्म हो जाता है, सर्दी में ठंडा हो जाता है ना? हो जाता है ना? तो इसलिए क्या है कि ये वातिक ज्वर हमेशा विकृत होते हैं। क्यों? कि पित्त बढ़ेगा तो वो उष्णता देगा, और शीत बढ़ेगा तो वो शैत्य करेगा, है ना? तो उसमें ट्रीटमेंट करने वाला क्या करेगा? चिकित्सा में डिफ़िकल्टी है, इसलिए ये विकृत है। डिफ़िकल्टी इसलिए है कि उसमें हम एक दोष का शमन करने की सोचेंगे ना, तो दूसरा दोष के कारण से वायु बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम ये है। इसलिए चिकित्सा में वैषम्य है यहाँ पर। और वातिक जो विषमत ज्वर है वो भी, और वातिक जो मेह है, प्रमेह है, वो भी। बहुत सारे वातिक व्याधियाँ, उनमें क्या है कि चिकित्सा में थोड़ी सी वैषम्य है ना? केवल इस कारण से, क्योंकि ये दोनों के गुणों को ले सकता है, योगवाही है ना? और अगर कफ को क्षय करेंगे तो अचानक वायु बढ़ जाएगा। अब इसमें एक और श्लोक है, 419 पेज पर देखना। इसी में 419 पेज पर, रुक्षम तेजोज्वरकरम तेजसा रुक्षित यश्चाद अनुबलो धातु, यहाँ पर है ना? यश्चाद अनुबलो धातु स्नेह वध्य सचार। अब बताइए, रुक्ष तेज से भी वायु बढ़ जाता है। मतलब अब एंटीबायोटिक दिया और सब कुछ ठीक था, टेम्परेचर खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बैक्टीरिया भी खत्म हो गया, लेकिन रुक्षता बढ़ गई। रुक्षता बढ़ गई तो अब उसका फिर बुखार हो गया, क्योंकि रुक्ष तेज हो गया। अब रुक्ष तेज जो है वो अग्नि सदृश है। इसमें नेक्स्ट में टीका लिखी है, निर्द्रवम सद्रवम, यहाँ पर लिखा है कि निर्द्रवम और सद्रवम। तो जो निर्द्रव पित्त बढ़ता है वो अग्नि सदृश है, और जो सद्रव पित्त है वो क्या है कि स्निग्ध है ना? जो द्रव नैमित्तिक है स्नेह। तो यहाँ पर क्या है कि आग लग रही है, पेशेंट ऐसा कहता है कि आग लग रही है मेरे, तो दाह हो रहा है। लेकिन दाह का कारण यह पित्त नहीं है, दाह का कारण ये वात है, जो एंटीबायोटिक के कारण से पेशेंट कहते हैं, है ना?
तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये बात, दूसरी बात कही है कि पित्त को नष्ट करेंगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगी, कफ को नष्ट करेंगे तो भी। तो फिर करना क्या चाहिए? ये बात कहाँ लिखी है? ये बात 10 जगह लिखी है ना? अतिसार में भी लिखी है, गुल्म में भी लिखी है कि ऐसी चिकित्सा करो कि जिसमें क्या है कि इसको दोष को, किसी भी दोष को बढ़ाने कम करने के लिए वायु की वृद्धि नहीं हो। तो इसलिए हमारी चिकित्सा के सारे आधार जो है वो स्निग्ध है ना? हम कटुतिक्त कषाय देते हुए भी कहते हैं कषाया सर्व एपेते सर्पिसा संयोजिता। इन कषाय में भी घी डाल दो, और जितने आशा वरिष्ठ है उसमें भी क्या है कि मधुर डाल दो। तो इसीलिए कि वायु का नाश नहीं, वायु की वृद्धि नहीं, इसीलिए वो वैकृत का कारण है। यही तो प्रॉब्लम है, वायु को समझना कई जगह पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि गुल्म नाम से कोई एक व्याधि नहीं है। जहाँ कहीं भी वायु जो है वो अवरुद्ध होता है, और जिस शेप में अवरुद्ध होता है वैसा नाम है उसका, है ना? जिस दूष्य में जिस स्थान पर होता है उसका वो नाम है। अब यही वायु एंकाइलोजिंग भी करता है, यही वायु कटिपृष्ठवात ग्रह भी करता है, यही वायु जो है वो गृदृषि भी करता है, यही वायु जो है वो एवियन भी करता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस भी करता है, यही वायु जो है वो अस्थिक्षय भी करता है, और यही वायु जो है वो सिर सूल और कर्णनाद और नासानाह और पता नहीं क्या लाला का नाश करता है, मुख शोष करता है, अश्रु शोष करता है। क्या? तो ये वायु की कितनी सारी वेराइटीज हैं बताइए आप, हैं? वो अगर किसी द्रव को शोष करता है तो अनेक प्रकार की व्याधियाँ, इसीलिए वायु की व्याधियाँ बहुत सारी हैं, है ना? देखिए आप, तो वायु जो है वो क्या नाम से कितने तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। उसके केवल रूक्ष गुण से इतनी सारी व्याधियाँ होती हैं, फिर शीत गुण से होती है, फिर चल गुण से होती है, ये ट्रेमर्स ये चल गुण से ही हो रही है ना? कुछ अतिवैशुद्ध से हो रहे हैं, क्लीनलीनेस उससे भी डिजीज हो रही है। कैसे? कि देह श्रोतांसि रिक्तानि, अगर आपने क्लीनलीनेस की तो आपको एक बार रिक्त तो करना पड़ेगा ना, उसको खाली तो करना पड़ेगा। आप ये कमरा साफ करना चाहते हो तो इस कमरे में क्या करोगे आप? ये सामान हटाओगे ना, सामान हटाओगे तो ये वायु जो अभी यहाँ नहीं है, यहाँ वायु हो जाएगा ना। अभी यहाँ इतना इसका वॉल्यूम है, इतना तो वायु नहीं है ना, फिर ये हटा दोगे तो इतना वायु और बढ़ जाएगा ना। तो क्लीनलीनेस से भी हो जाएगा, एम्प्टीनेस से भी हो जाएगा। ये कुछ लोग जो है वो क्या नाम से कॉन्स्टिपेशन के लिए इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं, और कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है लेकिन वायु बढ़ जाता है। वो कहते हैं मेरे तो टॉयलेट जाने के बाद में प्राण ही नहीं रहते हैं, और इतना वायु बढ़ता है। क्यों? कि वो एम्प्टीनेस से बढ़ता है। तो इतने सारे कारण हैं भाई, इन सबको समझो भाई, प्रैक्टिकली समझो। तो वायु को अकेले को समझने के लिए केवल एक अध्याय काफ़ी नहीं है, अभी बहुत सारे अध्याय हैं इसमें। अब देखिए, इससे आगे जो एक चैप्टर आएगा शोष, जिसको वो साहस से बढ़ता है। तो साहस में जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली चीज़ है वो वायु ही है। ये लोग जो जिम जाते हैं और दुनिया भर की एक्सरसाइज करते हैं, या हमारे जैसे पागल जो पैदल चलते रहते हैं दिन भर, उनको वायु बढ़ता है, होता है ना। तो कुल मिलाकर के वायु को समझो। निदान का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो वायु है। अगर उसको निदान आपने कर लिया, और प्रैक्टिकली इसमें इतने सारे उपाय बताए हैं, लेकिन उन सब उपायों को उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग करो। छिन्न मूल, बद्ध मूल, गुड मूल, कृत मूल, अकृत मूल,
ये कब होता है, कैसे होता है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो प्लीज़ वेरी सिंसियरली, तुम लोग निदान जानना चाहते हो और ये सबसे बड़ा काम है, तो वायु को समझो। ठीक है? अभी कुछ और डिजीजेज बताऊंगा जिसमें वायु के बारे में आपको बताना पड़े। ठीक है? थैंक यू। कौन जैसे गुल्म का कोई लक्षण दे रखा है त्रिसूत्री में, शूल युक्त शोफ पता है। तो वो हमेशा हम उसका कार्डिनल साइन मानें क्या? मतलब अगर कोई शूल युक्त शोफ लेके आ रहा है, वेदर वो पेनफुल पिंपल जैसे आपने बताया, तो वो हमेशा हम ऐसे माने कि ये पक्का गुल्म है। बिल्कुल। वो cardinal sign। अब वो गुल्म का कौन सा स्टेज है ये बात अलग है, लेकिन एक बार तो वहाँ वायु रुका है, रुका है ना, रुका है तो वो आकार ले लिया है। तो अगर कोई आकार जो है वो बड़ा हुआ है, आपकी नाक अभी ऐसी है, अगर नाक में थोड़ा सा भी आपका चेंज हो जाए तो कोई ना कोई चीज़ है ना वहाँ पर जिसके कारण से ये चेंज हो गया है। ये आप इतनी सी थी पहले, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हो गई, तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये वायु ने आपको कोष बनाते गई बनाते गई बनाते गई, है ना, संघात को भेद कर दिया और आप इतनी बड़ी हो गई। ठीक है ना? और अब एक लेवल है, अब सूल हो गया, सोत हो गया और आकार बढ़ गया, तो ये वायु गुल्म है ना। अब वो गुल्म कैसे ट्रीट होगा? केवल स्वेदन से हो जाएगा, केवल ये लकड़ी को गर्म करके या हाथ को गर्म करके लगा लो, उससे भी ठीक हो जाएगा कई गुल्म तो, है। लेकिन वायु है तो वो तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।